मशवरा एआई ना टोटल हेल्थ जर्नी को ऑटोमेट कर रहा है। हम इसको एक तरीके से इफेक्टिवाइज कर रहे हैं और ट्रस्टेबल बना रहे हैं। चाइना आने वाले दिनों में एक सुपर पावर के तौर पे आ सकता है क्योंकि वो यूएस को कम्पीट कर। जी, चाइना एज अ सुपर पावर आ गई है। रोबोटिक्स और ड्रोन्स एआई के साथ ना जुड़ेंगे। मजीद हम एजीआई की तरफ जाएंगे। जी, 10x आ रही है एजीआई की सुपर पावर एजीआई। उसके हम ग्लिम्प्स भी देखें ना, हमें जादू लगेगा। डीप सीक एआई हमारे फ्यूचर को किस तरह इफेक्ट कर सकता है? वो कर भी रहा है और भी करेगा। एजीआई की टेक वर्ल्ड रेस में कौन जीतेगा? मेटा, ओपन एआई, टेस्ला, एनवीडिया या डीप सीक? आई थिंक वी विल हैव अ फ्रैगमेंटेड रेस। नाम सुनते क्रिप्टो का तो मेरे ख्याल से 3 चीज़ें माइंड में आती हैं। जी, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए, या कुछ टेक ओरिएंटेड थिंग है, जी। तीसरा है स्कैम। वो क्रिप्टो टोकन्स आई हैं जो स्कैम है। 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। परसेवरेंस, लॉन्ग टर्म, रेजिलियंस, मुश्किलों का सामना करते जाओ। दैट्स बेसिकली व्हाट यू आर एज अ फाउंडर। आज का एपिसोड हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो ब्लॉकचेन और एआई का फ्यूचर जानना चाहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि एआई किस तरह ग्रो कर रहा है ब्लॉकचेन और हेल्थ केयर में। अपने आज के गेस्ट से जमील रहमान, सीईओ ऑफ mashwara.ai एंड एप्रिक्रॉस वेंचर्स। मिस्टर जमील रहमान, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स एड्रेस करूँ, जी जी, तो हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्रिप्टो को लेके। जी। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं क्रिप्टो पे और उस बिना उसको समझे और फिर लॉस उठाते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है कि कैसे हम इसको स्टडी करें क्रिप्टो को? वैसे क्रिप्टो है क्या, और ओल्डर जनरेशन इसको क्यों नहीं समझती? ओल्डर जनरेशन इसलिए नहीं उसको अभी इतना समझती क्योंकि ये एक ना काफ़ी न्यू इन्वेंशन है। बेसिकली ये सीन पे आया था अराउंड 2010 बिटकॉइन के साथ। क्रिप्टो वैसे एक टेक्नोलॉजी है जो एक ब्लॉकचेन को यूज़ करती है। ब्लॉकचेन एक ना आप समझ ले एक 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 लेजर है। लेजर मतलब जैसे एक्सेल शीट हो है ना, उसको इस तरह समझे, जहां आप डाटा स्टोरेज समझ ले, जहां आप ट्रांजैक्शंस रजिस्टर करते हैं। सो क्रिप्टो इज बेसिकली उस एक्सेल शीट के ना डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको हम ना आप कह दे, हम उसको कॉइन्स भी कह सकते हैं, हम उसको टोकन्स भी कह सकते हैं। ठीक है। क्रिप्टो की ना कोई अपनी कोई अंडरलाइंग वैल्यू ऐसी नहीं है कि आपके पास एक क्रिप्टो है तो इसका मतलब है कि आप असली दुनिया में जाके आप कोई चीज़ ख़रीद सके, या आप कह सके कि मेरे पास ये क्रिप्टो है तो मुझे इस फलां चीज़ की मुझे रेवेन्यू चाहिए। तो वो रियल वर्ल्ड में क्रिप्टो वैसे एक असली चीज़ नहीं है। वो एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक वैल्यूएशन सेट होती है मार्केट में। तो क्रिप्टो की वही वैल्यू है जो मार्केट सेट करे, जो आप आगे किसी और को बेच सके। तो ये हमारी स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेट करता है? स्टॉक मार्केट से अभी रिलेट नहीं करता। स्टॉक मार्केट इस तरह सेटअप हुआ है कि आपको ना, जब आपने मैंने स्टॉक मार्केट में एक डील करनी है ना, हमें बीच में एक ब्रोकर की ज़रूरत है, ठीक है, जो हमारे लिए डील करता है। क्रिप्टो क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, तो वो ऐसे होता है कि आप और मैं डायरेक्ट आप एक दूसरे से डील कर सकते हैं, बीच में ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो ये इन्वेंशन है वो ये है, ठीक है, मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं एक दूसरे से। उसको कहते हैं एटॉमिक सेटलमेंट। मतलब आपने मेरे से एक ये क्रिप्टो ख़रीदना है, आपको पक्का पता है कि क्रिप्टो आपके पास आएगा, मुझे पक्का पता है पैसे मेरे पास आएंगे। ठीक है। तो फाइनेंशियल इसमें जो इनोवेशन है वो ये चीज़ है, जो ब्लॉकचेन है, जिसका अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है। तो इस पे आप और भी बड़ी न्यू इन्वेंशंस ला सकते हैं, जो हम ला भी रहे हैं, लेकिन अभी मैं बस क्रिप्टो का बता रहा हूँ कि क्रिप्टो क्या चीज़ है। अब क्रिप्टो ना, बिटकॉइन वो एक क्रिप्टो है, कॉइन, ठीक है, वो एक कॉइन है, ठीक है, उसका नाम है बिटकॉइन। उसके नीचे एक अपनी ब्लॉकचेन है जो बिटकॉइन के लिए जो बिटकॉइन जिसमें नेटिव है। इसका मतलब है
क्रिप्टो बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन भी बिटकॉइन की, ठीक है। ऐसे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स भी है। एथेरियम एक क्रिप्टो है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है जिसका नाम है एथेरियम, और उसके क्रिप्टो का नाम है ईथर, ठीक हो गया। सोलाना एक क्रिप्टो है, उसकी एक अपनी ब्लॉकचेन है। वक्त के साथ इस तरह होगा कि आप ना इसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, कि आपके पास कोई भी क्रिप्टो है, आप जोन से भी ब्लॉकचेन आप छलांग मार सकते हैं, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा, फिर ये और यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। तो ये जो सारे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के नेटिव टोकन्स है ना, उनको हम वैसे ना कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। ये इस ब्लॉकचेन का कॉइन है। अब एक ब्लॉकचेन पे डिफरेंट लोग डिफरेंट टोकन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो उस ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन नहीं है। अब एथेरियम का एग्जांपल है, एथेरियम एक ब्लॉकचेन है, उसका नेटिव कॉइन है ईथर, लेकिन उस पर और भी बड़े टोकन्स चलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रम्प ने एक टोकन निकाला है, उसका नाम है मीम, ट्रम्प टोकन नाम है मेरे ख्याल से उसका, वो है सोलाना पे उसने निकाला है, सोलाना ब्लॉकचेन, ठीक है। उसको कहते हैं मीम कॉइन। उसकी वजह से उसको आप असली ज़िंदगी में उसके साथ आप कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ एक स्पेकुलेटिव टोकन है कि आप उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हैं, और अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो बस वो गया, ठीक है। तो उसमें ना वोलेटिलिटी बहुत आती है, बहुत। तो फिर इसका लॉजिक क्या है? इसका प्योर लॉजिक डिजिटल करेंसी का हम क्या लॉजिक समझते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? फिर इसमें ना जो डिजिटल करेंसी है ना, वो अभी फ़िलहाल जो सारे क्रिप्टोस हैं ना, कोई डिजिटल करेंसी बन नहीं सकी अभी सही तरीके से। इवन बिटकॉइन भी आप देखें ना, उसकी एक मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन आप बिटकॉइन को लेके जाके अभी दुकान में गाड़ी नहीं खरीद सकते। सो वो एक सही तरीके से इकोनॉमी ना इंटीग्रेटेड नहीं हुई एज अ करेंसी दैट यू कैन डू पेमेंट्स विद। आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, लेकिन अभी भी वो दूर है। तो फिलहाल बिटकॉइन भी एक स्पेकुलेटिव एसेट है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ना बड़े होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी कीमत बहुत ऊपर नीचे जाती है। लेकिन क्योंकि इतने लोगों ने लोग और कंपनी और कॉरपोरेशंस बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो थोड़ा दूसरे क्रिप्टो से सेफ हो गया है एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट। जैसे आप सोने को ले लें, ठीक है। अब सोने को लेकर आप खा नहीं सकते उसको, ठीक है। अब सोने की गोल्ड बार लेके दुकान में जाए, मैंने कुछ चीज़ लेनी, उस दुकानदार को समझ नहीं आएगी। अगर आपने सौदा लेना है, आप, ठीक है ना, वो मुश्किल है। बिल्कुल। इस तरह आप बिटकॉइन को ज़रा समझ लें, ठीक है। वो एक एसेट बन गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप उसके साथ इतनी चीज़ें नहीं कर सकते रियल इकॉनमी में विदाउट एक्सेप्ट ट्रेडिंग एंड होल्डिंग। इन्वेस्ट करके उस पर बैठ जाए आप। बिल्कुल। ये अगर हम नाम सुनते हैं क्रिप्टो का, तो मेरे ख्याल से 3 चीज़ें माइंड में आती हैं जी। या तो इन्वेस्टमेंट के लिए, या कुछ टेक ओरिएंटेड थिंग है जी, तीसरा है स्कैम जी, जो बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड में बना लिया उसका इमेज जी। लेकिन जो हमारी ओल्डर जनरेशन है ना, वो शायद स्टॉक मार्केट या गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करती है। तो हमारी न्यू जनरेशन क्रिप्टो को शॉर्टकट किस तरह क्यों यूज़ कर रही है? उनके लिए क्या सोल्यूशन है? कहाँ से उनको ये सोल्यूशन मिले? वो एक जैसे कहते हैं ना, मशवरा कहाँ से लें कि मुझे किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से अपने स्टार्टअप की तरफ भी जाना चाहिए क्रिप्टो को एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़ करके। जी जी। अब ओल्ड जनरेशन के बारे में पूछ रही है, यंगर जनरेशन? ओल्डर ने इतना टाइम देख लिया। अब आगे यंगर की बात है। यंग जनरेशन को मैं ये मशवरा दूंगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझें। बहुत इस तरह क्रिप्टो टोकन्स आई है जो स्कैम है। स्कैम का मतलब ये है कि वो कहते हैं, वो ये वादा करते हैं कि आप इस क्रिप्टो के साथ ये और ये चीज़ कर सकते हैं इन द फ्यूचर। असली में ये होता है, वो उसको मार्केट में छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसको पंप करते हैं, मतलब उसकी हाइप बनाते हैं, ठीक है, हाइप बनाते हैं कि उसकी वैल्यूएशन ऊपर जाए। पीछे से ज़्यादा क्रिप्टो उन्होंने खुद ही रखे होते हैं। तो जैसे उसकी वैल्यूएशन ऊपर जाती है मार्केट में,
तो वो उसको डंप कर देते हैं। इसको कहते हैं पंप एंड डंप, ठीक है। ज़्यादातर ये जो इस तरीके, या रैग पुल भी इसको कहते हैं, कि नीचे से क्लीन खींचते और बाकी जो लेट आए या उसमें आए वो सब गिर जाए, उनको ऐसी क्लीन खींची कि उन्होंने कलबाजी खा ली, ठीक है। तो आपने जब एक क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना है, आपने ज़रूर देखना है इसके पीछे टीम कौन है। आप इनका होम पेज चेक करें, मार्केट में कब से है, कितने लोग इसमें इन्वेस्ट करें, इसमें कितनी लिक्विडिटी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अगर आप एक ऐसे टोकन में इन्वेस्ट करें जिसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स, ये वो सारे कॉइन्स हैं जो एक ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन नहीं है, ठीक है। उन सब का नाम वैसे ना ऑल्टरनेटिव कॉइन्स है। आप उनकी यूटिलिटी चेक करें। यूटिलिटी का मतलब ये है कि जिन्होंने ये क्रिप्टो लॉन्च किया है वो क्या रहे हैं कि इस टोकन के साथ आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ना इसके मार्केट में वैल्यूएशन है, ठीक है, किसी एक्सचेंज पे, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये और क्या आप इसके साथ कर सकते हैं, उसको यूटिलिटी कहते हैं। इस तरीके से हमने एक यूटिलिटी टोकन मार्केट में लॉन्च किया है, उसका नाम है वेंचर टोकन। अच्छा जी, आप उसको चेक कर सकते हैं venturetoken.io पे। हमने उस पर बहुत फोकस किया है, उसकी यूटिलिटी पे। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास वेंचर टोकन आए तो आप उसकी वाइट पेपर पढ़े। ये वेंचर टोकन यहाँ का तो नहीं है, नहीं, ये नॉर्वे का है जी, या है तो पूरी दुनिया के लिए, मतलब लेकिन जैसे कि अगर हम उसका देखें कि है कहाँ से, लॉन्च नॉर्वे से हो रहा है, नॉर्वे से हो रहा है, ठीक है। तो हम इसकी यूटिलिटी भी चेक कर सकते हैं। आप इसकी यूटिलिटी भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम क्योंकि इसका नाम है वेंचर टोकन, ये हम स्टार्टअप्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं हम कौन से स्टार्टअप के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर स्टार्टअप खुद फैसला करेगा कि ये इसको अपनी इकोसिस्टम में कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। जैसे हमारी जो टेक फर्म है उसका नाम है कोड एंट्रोपी। कोड एंट्रोपी वेंचर टोकन को एक्सेप्ट करेंगी। अगर आपने फर्ज माना एक होम पेज बनाना है तो आप वेंचर टोकन के साथ पे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूटिलिटी। आप एक क्रिप्टो को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने वेंचर टोकन में क्रेडिबिलिटी लाने के लिए हमने एक कोऑपरेशन अभी की है, एक स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, एक्सचेंज, ठीक है, उन्होंने पूरी ड्यू डिलीजेंस की है और वो लिस्ट करा रहे हैं। तो हम खुद वेंचर टोकन नहीं बेच सकते या ट्रेड कर सकते, वो उस पे ट्रेड होगा एक्सचेंज। तो ये होगी एक्सचेंज, और जो होती है ना इसकी एक्सटर्नल मार्केट पे वैल्यूएशन, ठीक है, वो तो फिर अगर आपके पास वेंचर टोकन आए तो आप उधर उसको जाके ना कैश में भी ना एक्सचेंज करा सकते हैं। वैल्यूएशन तो मार्केट सेट करेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन इसकी वैल्यूएशन बनती क्यों है, वो उसकी यूटिलिटीज के बेस पे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मीम कॉइन एंड अ यूटिलिटी टोकन। मीम कॉइन है वो जो ट्रम्प ने लॉन्च किया है, ठीक है, उसने ना किसी की मेरे ख्याल से अपनी सूरत लगा के, अपनी शक्ल लगा के बस लॉन्च कर दिया है। तो इट्स प्योर स्पेकुलेटिव, आप उसके साथ कुछ कर नहीं सकते। यूटिलिटी टोकन जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसके साथ यूटिलिटीज जुड़ी हुई है, ठीक है, ठीक हो गया ना। ये बहुत ही आपने आसान वर्ड्स में हमें बता दिया ताकि सबको समझ आए। तो इस तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजीज, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन को हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ पे एक इशू आता है हमारे लिए कि हम इसको किस तरह से यूज़ करें। जैसे कि आपने बात की ट्रम्प ने तो ये भी ट्वीट किया था कि आई विल मेक बिटकॉइन नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। और मेरे ख्याल से इस वक्त यूएस ट्रेजर में रफली 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइंस हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिसीज़ नहीं है, तो हम किस तरह से इस पॉलिसीज़ को बेहतर कर सकते हैं या हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए? ये जो है ना, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ना, स्पेशली SECP, ठीक है, वो ना अब थोड़ी उसको क्या कहते हैं, इनिशिएटिव वो लॉन्च कर रही है। और अब हम ना एक ना अभी भी हम ब्लॉकचेन पे है, मैं थोड़ा समझाऊंगा कि वो क्या लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। उसको कहते हैं सिक्योरिटी टोकन्स, ठीक है। और ये वो अकेला नहीं कर सकते, जो स्टार्टअप्स है ना, और वो उनके साथ मिल के करना पड़ेगा। तो वो ये इस पे ना अभी 3-4 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं समझाऊंगा सिक्योरिटी टोकन है क्या।
अब आपने क्रिप्टो को थोड़ा साइड पे करें, लेकिन हमने ब्लॉकचेन को फिर भी अभी इस्तेमाल करना है। जो ब्लॉकचेन में जो खूबियां है ना उसको इस्तेमाल करना है, उसकी इफेक्टिवनेस को इस्तेमाल करना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को इस्तेमाल करना है। जो मैंने ये भी बात की थी ना कि हम डायरेक्ट डील कर सकते हैं, ठीक है ना। कई लोगों पाकिस्तान में उनके पास शायद बैंक अकाउंट्स है या इतने वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो सबके पास है वो है स्मार्टफोन्स, ठीक है ना। तो अब सिक्योरिटी टोकन्स है क्या चीज़? वो ये है कि अगर आप एक असली दुनिया में कोई चीज़ लें, फर्ज माने एक घर लिया, ठीक है, आप उस घर को ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, आप उसको ब्लॉकचेन पे आप रजिस्टर करें, उसको टोकनाइजेशन कहते हैं। आप उस घर को 100 टुकड़ों में बांट सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों के साथ, अभी मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको आप 100 टुकड़ों में आप बांट के मार्केट में उसको ऑफर करें। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस घर के इतने शेयर्स हो गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो हर टोकन एक शेयर है, ठीक है। अब इसमें और क्रिप्टो में ये फर्क ये है कि ये जो है ना शेयर, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये रेगुलेटिव वो उसमें कंप्लायंस में आता है, ठीक है। इट्स यू आर नाउ इन रेगुलेटेड स्पेस, क्योंकि क्रिप्टो में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक क्रिप्टो है, मुझे उस घर का किराया चाहिए। यहाँ पे अगर आपने एक शेयर बेचा है, उस घर में एक किराएदार है, वो किराया फिर सब में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं टोकनाइजेशन। ये पाकिस्तान में आएगा। अच्छा, आने वाले चंद सालों में हम देख सकते हैं कि बेहतरी आने वाली है, हमारे लिए बेहतरी आने वाली है, और हम जैसी कंपनियां इसमें लगी हुई है। हम टोकनाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी ना हम डायलॉग में है, क्योंकि इसके लिए ना आपको पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो इसमें स्कैम कम हो, ये बहुत ज़्यादा सेफ है। इसमें स्कैम हो सकता है, लेकिन वो फिर ये जो जिसने अपना घर ब्लॉकचेन पे रजिस्टर कराया है, वैसे घर नहीं होंगे, बड़ी बड़ी फ्लैट्स बिल्डिंगें होंगी, इस तरह होएगा। अच्छा। और शिप्स भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी तरीके अब। लेकिन इसका पॉइंट ये रियल वर्ल्ड एसेट, असली दुनिया का एसेट आप ब्लॉकचेन पे रजिस्टर करा के मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हो, ये है सिक्योरिटी टोकन्स। तो अगर इसमें स्कैम होएगा तो स्कैम इज रिलेटेड टू जिसने एसेट को प्रोवाइड किया है, वही पीछे से मतलब ना अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाए, सही, ठीक हो गया ना। तो दैट्स वाई जो प्लेटफॉर्म्स ये टोकन्स प्रोवाइड करेंगे, उनका काम बनता है एसेट ओनर की ड्यू डिलीजेंस करना, उनको चेक करना। दैट मीन्स वी हैव टू बी रेगुलेटेड। ये चीज़ SACP सैंडबॉक्स में आई भी है, और ये पाकिस्तान में आएगा अभी टाइम के साथ। तो जब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करता तो वो पीछे रह जाता है। अब हमारे पास एग्जांपल है US, उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और इस वक्त वो सबसे आगे हैं। तो इस तरह ये है कि पाकिस्तान में कोई न्यू कंपनी या कुछ भी नई चीज़ इसलिए नहीं आती कि यहाँ का इन्वायरमेंट ही फ्रेंडली नहीं। तो हम इस एनवायरनमेंट को फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं अपनी यूथ से। हमारी यूथ है 60% से भी ज़्यादा, तो वही अगर जल्दी अडॉप्ट कर ले इन चीज़ों को तो चेंज आ सकता है जी। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से बेस्ट है। जी जी, सबसे पहले मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की यूथ ना बहुत टैलेंटेड है, AI को वो अडाप्ट कर रही है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को वो इतना अडाप्ट नहीं कर सकी क्योंकि यहाँ पे ना रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। जो यहाँ की यूथ है ना वो वैसे तैयार है, और दे आर हाईली एजुकेटेड विद इन द टेक सेक्टर, ठीक है। बिल्कुल। तो मेरी जैसी कंपनियां हैं, जैसे अप्रिकोस वेंचर है, हमारा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है यहाँ आके उनके साथ कोऑपरेट करना। तो इसलिए भी जो हम कर रहे हैं, क्योंकि वी आर आप समझ लीजिए नॉर्वेजियन पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, तो हमारा भी थोड़ा फ़र्ज बनता है कि जब हम इस लेवल पे आ गए हैं टू कम टू पाकिस्तान एंड टू एक्टिवेट द यूथ एंड हेल्प देम आल्सो एंगेज विद द गवर्नमेंट। बहुत अच्छे उसको क्या कहते हैं इनिशिएटिव्स है
पाकिस्तान में। बिल्कुल। और हम अब फुल कोशिश कर रहे हैं इसको ना एक तरीके से ना एक्सट्रैक्ट करने की। जिस तरह मैंने कहा था 90% और मोर देन पाकिस्तान हैव स्मार्टफोन्स, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में ना काफ़ी अच्छा सेटअप हुआ है इफ़ वी यूज़ द टेक्नोलॉजी एंड गो ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, देयर हैव टू बी some kind of even closer connection between the public sector and the youth. ओके, तो स्टार्टअप्स की अगर भी बात करें तो पूरी दुनिया में 90% से स्टार्टअप्स 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं एक अच्छा आइडिया। जी, अच्छा आइडिया आपको पता भी नहीं होता है अच्छा है कि नहीं, वो आइडिया होता है अनटिल वो एक अच्छी कंपनी बनाए। स्टार्टअप्स वो उसके नेचर में है कि एक स्टार्टअप है, उसका एक आइडिया है और वो उसको टेस्ट करना मार्केट में, तो हाई रिस्क होती है। तो दैट्स वाई ना शुरू में ना स्टार्टअप्स हैव अ हाई फेलियर रिस्क। इस रिस्क को अगर आपने किसी तरीके से थोड़ा सा मैनेजेबल करना है तो ना मैं कहूँगा कि इसकी दो टांगें, ठीक है। सबसे पहले ये है कि आपके पास इस तरीके से कोई पर्सनल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप ना परसेवेरेंस जिसे कहते हैं कि आप लगे रहो। जब आप एक स्टार्टअप शुरू करें ना तो शॉर्ट टर्म में देखें, ठीक है। आपका विजन, आपका मिशन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको ना जोड़ना पड़ेगा रेजिलियंस। मतलब ये हुआ कि जब आप इस जर्नी पे चल पड़े तो ना मुश्किलें आएंगी, कई मुश्किलें आएंगी। आपने बस हार नहीं माननी, क्योंकि 6 महीने बाद मुश्किलें आएंगी, आप समझेंगे ये मैंने सोल्व कर लिया, नहीं सोल्व किया, 8 महीने बाद उससे भी बड़ी मुश्किलें आएंगी। अच्छा। तो रेजिलियंस के मतलब है मुश्किलों का सामना करना। तो परसेवेरेंस, लॉन्ग टर्म, रेजिलियंस, मुश्किलों का सामना करते जाओ। दैट्स बेसिकली व्हाट यू आर एज अ फाउंडर। मुश्किलों का हल निकालना है कि आपका आइडिया एक फुल ब्लोन वेंचर बने। और शॉर्ट टर्म अगर है ना उसको कहते हैं परसिस्टेंस, मतलब दरवाजे खटकाओ, ठीक है। अच्छे लोगों से मिलो, ठीक है। शॉर्ट टर्म ना आपको थोड़ा आपको सख्ती अपने आपको ना मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके गोल सारे जो है ना इन जनरल पीपल जो है ना दे डोंट लाइक चेंज। आप जब स्टार्टअप लेके आते हो आप एक चेंज लेके आते हो, तो होता ये है कि आपके गोल सारे वेल विशर्स भी वो थोड़े डर जाते कि ये क्या कर रहे हो, इसमें रिस्क है, कोई तो इस तरह भी गया पागलपन है। तो आपके गोल भी जो आपके साथी है ना उनको भी सही समझ जाती है, तो सब आपको ना एक तरीके की बचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपको ना थोड़ा परसिस्टेंट होना पड़ता है उनके तरफ भी। और अब जहाँ से भी आपने ना अपने वेंचर को आगे लेके जाना है टूवर्ड्स, अगर फंडिंग है, अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन बना रहे हैं, इस तरह ना आपको हर दिन किसी को समझाना पड़ता है। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छे मेंटोर। जी, ठीक है। जैसे आपने कहा नोक करने, तो अगर ये मैं कहूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से क्या सोल्यूशन मिल सकता है? अप्रिकोस वेंचर के प्लेटफॉर्म से हम जो है ना वी आर बेसिकली अ वेंचर बिल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वेंचर कंपनीज जो होती है ना वो ना 25-30 यहाँ तक 100 कंपनी में ना माइनॉरिटी स्टेक्स लेके बस बैठ जाती है और थोड़ी सी एडवाइस देती है। हम फाउंडर्स के साथ ना मिल के उनके साथ बैठ के सारी जो अर्ली स्टेज रिस्क है ना उसको कम करके उसको हम स्केल अप की तरफ लेके जाते हैं। इसलिए हम 20-30-40 स्टार्टअप्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर उन्हें हमसे एडवाइस लेना है, मोर देन वेलकम। वी आर अवेलेबल बोथ एट लिंक्डइन, ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर हमें इस तरह भी लगे कि ये जो आइडिया है ये स्केलेबल है, इसके में कोई इसका जो फाउंडर है उसके साथ हम इस तरीके से काम कर सके कि उसमें वो पर्सनल वो स्किल्स है जो हम देखते हैं, तो हम ना ज़रूर एडवाइस भी करेंगे, उनके साथ बैठ के
और उनके साथ काम भी करना चाहेंगे, काम भी कर सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स एक फिल्टरिंग होती है, ठीक है, ठीक हो गया ना। तो ये एक टांग थी जो मैंने बताया था, जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स की। ठीक है। दूसरी टांग ये है कि आपको ना एज अ स्टार्टअप फाउंडर, आपको जब आप ये जो आप जिस जर्नी पे जाते हैं ना, शुरू हो जाते हैं, आपका माइंड रिजिड नहीं हो सकता। आप के लॉक कर दे कि रास्ता इस तरीके से ही जाएगा, कभी इस तरह नहीं होता। या मैंने नहीं देखा कि आपका जो ओरिजिनल आइडिया था वही आखिर में मार्केट में गया है। इसको फिर पिवट कहते हैं। यू हैव टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रीड द टेबल कि हो क्या रहा है एज यू आर ऑन योर जर्नी। कि एक साल बाद नहीं हमें इस तरह हम सोच रहे थे, लेकिन हम इस तरह जाना पड़ेगा, फिर हमें इस तरह जाना पड़ेगा। मिशन और विजन आपका शायद वही है, पहुंचना आपने और अपने मुल्क के लिए वही करना है या अपनी कंपनी के लिए वही करना है, लेकिन रास्ता कभी उस तरह नहीं होएगा। सो द एबिलिटी टू बी फ्लेक्सिबल, ओके, वो ये दूसरी टांग है। ठीक तो है। अगर आप इन दोनों को मैनेज कर लेना, रिस्क फिर भी होएगा, लेकिन आप शायद 90% से आप 60% तक आ जाएंगे। ऐसे ही इस वक्त सबसे ज़्यादा काम हो रहा है एआई पे जी। तो डीप सीक, जैसे कि डीप सीक एआई आ गया है, जी। तो इसका ताल्लुक है हम लोगों की जॉब से, करियर से, इनोवेशन से। जी। तो डीप सीक एआई हमारे फ्यूचर को किस तरह इफेक्ट कर सकता है? वो कर भी रहा है और भी करेगा। ये सारे जो इनको ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है ना, जैसे डीप सीक है, चैट जीपीटी है, और बहुत ज़्यादा और भी मार्केट में आएंगे। ये मैं कहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक हाइप नहीं है, ये गायब नहीं होने वाली। ये एक्सपोनेंशियल तरीके से ये ना बेहतर होती जाएंगी, तो ये हर फील्ड का अफेक्ट करेंगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो से भी फील्ड में हैं, एआई को एम्ब्रेस करें। और ऐसा नहीं है कि एआई आपकी नौकरी को रिप्लेस कर देगा, आपके जॉब को हटा देगा, लेकिन जो इसको इस्तेमाल करेगा ना, वो उनको इतना एनहांस कर देगा, उनको इतना आगे ले जाएगा कि उसी फील्ड में जो एआई को नहीं यूज़ कर रहे वो मार्केट में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह है कि और ऑफ कोर्स जब इस तरह की एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, सम सेक्टर्स हैव टू अडैप्ट, क्योंकि ऑटोमेशन इसके साथ आती है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, इस तरह कभी नहीं हुआ कि उन्होंने ना प्रोडक्टिविटी को ऊपर नहीं लेके गई। जब प्रोडक्टिविटी ऊपर जाती है तो एक तरीके से पीपल को हैव टू एडजस्ट कि यू हैव टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड टू यूटिलाइज इट इन सम वे। हम भी हमारी जो स्टार्टअप है mashwara.ai, हम एआई को यूटिलाइज कर रहे हैं टू मेक द पाकिस्तानी हेल्थ केयर मोर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। ठीक है। ये भी एक चैटबॉट है? इसमें एक चैटबॉट है, लेकिन ये एक चैटबॉट नहीं है। ओके, इसमें और भी चीज़ें हैं? जी, ये टोटल इकोसिस्टम है जहाँ हम पूरे पाकिस्तानी हेल्थ केयर को, जो हेल्थ जर्नी है ना, एज अ पेशेंट और एज अ यूज़र, हम इसको पूरा ऑटोमेट कर रहे हैं। फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके जो मेडिकल जर्नल्स है ना, कि वो एक सेंट्रल आपके पास पेशेंट ओन्ड तरीके से सेव हो, वो भी अभी है नहीं पाकिस्तान में। आपकी कोई इधर है कोई उधर है, आप उसको सेंट्रलाइज करके आप उसको सेव करें, उसको हमारी यही आपकी मदद करेंगे उसको समझने में। फिर वो जाके आप जो जिसको आप चैटबॉट कह रहे हैं ना, हम उसको एआई डायग्नोसिस कहते हैं। वो फिर आपको बताएगा कि आपकी डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं, और वहाँ से हम आपको पूरा आगे लेके जाएंगे। आप एप्लीकेशन के अंदर ही, प्रोडक्ट के अंदर ही आप ना, और वहीं पे हमें रिकमेंडेशंस भी मिलेंगी कि हम इस डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, किस टाइप के डॉक्टर को भी। यहाँ पे ये भी एक मसला है मैं कहूँगा कि आपको अगर पता भी हो कि आपको कौन सी बीमारी है या कौन सा डायग्नोसिस है, आपको ये नहीं पता किस टाइप के डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल ऐसे है। तो आप कभी कभी ना गलत भी चले जाते हैं। तो एक हद तक फिर आपको एक अप्रोप्रिएट डॉक्टर के साथ आपकी कंसल्टेशन भी होंगी। लेकिन अगर आप टोटल हेल्थ जर्नी देखें ना, वो यहाँ पे नहीं रुकती, आपको दवाई भी मिलनी है। ठीक है, इसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? ठीक है,
तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसीप्ट मिलनी है, लेकिन फिर दवाई जानी है, फार्मेसी भी तक भी जानी है ना, दवाई घर पे भी आनी है। तो मशवरा ये है ना, टोटल हेल्थ जर्नी को ऑटोमेट कर रहा है, हम इसको एक तरीके से इफेक्टिवाइज कर रहे हैं और ट्रस्टेबल बना रहे हैं। ये तो ऐसा है, इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाटा चाहिए होगा। जी जी। तो मेरे ख्याल से तो शायद इसको कुछ साल मज़ीद शायद लगे। नहीं, मशवरा फॉर डॉक्टर्स रिलीज हो गया है, वो मार्केट में आ गया है जी। क्योंकि ना ये सिर्फ यूज़र साइड नहीं है, हम डॉक्टर्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, एआई को यूटिलाइज करे कि वो एक अच्छा मशवरा दे सके यूज़र्स को। ठीक है, तो जितने डेटा यूज़र खुद अपलोड करेगा उतना बेहतर मशवरा डॉक्टर दे सकता है। ठीक हो गया ना। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको उस गैप को कवर करने के लिए ये ना दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अब माशाल्लाह हमारे कई 100 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हो गए हैं। तो यूज़र ऐप जो है ना, वो हम इफ़ एवरीथिंग गोज़ एज प्लान्ड, जो टेक्नोलॉजी में हमेशा होता भी नहीं है, लेकिन इफ़ इट गोज़ एज प्लान्ड, तो अभी हम ना समर से पहले ना मशवरा फॉर यूज़र्स भी लॉन्च हो जाएगा। सो वी विल बी इन द मार्केट। और हमारा यहाँ ना विजन इससे भी बहुत बड़ा है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान क्यों बाकी दुनिया से पीछे रह जाए। टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, सबके पास स्मार्टफोन्स है, इसको यूटिलाइज करें, हम एक फ्रंटियर कंट्री बन सकते हैं। तो हमारा विजन ये है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो डिस्कस की हैं आपने, ये चाइना ऑलरेडी कर रहे हैं। जी, ठीक है। वो पर्सनली एक रोबोट 10 बेड्स को डील कर रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ पे ये चल रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि चाइना आने वाले दिनों में एक सुपर पावर के तौर पे आ सकता है, क्योंकि वो यूएस को कम्पीट कर रहा है? जी, चाइना एज अ सुपर पावर आ गई है, उसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। अब जो है ना, ये जो सुपर पावर गेम चल रही है ना चाइना और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट के बीच में, और ये जो टैरिफ्स भी आ गए इस तरह बेसिकली हमारे ख्याल से होगा ये कि रोबोटिक्स और ड्रोन्स एआई के साथ ना जुड़ेंगे। क्योंकि जब सुपर पावर इस तरह एक दूसरे से थोड़ा टकराती है ना, तो मिलिट्री बजट बहुत ऊपर जाता है। तो एआई इन द डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें होंगी, और जिस तरीके से वो रोबोटिक्स को अब बनाएंगे ना, वो अभी तक हम सोच भी नहीं सकते। वो स्टार वार्स फिल्म देखी है ना? जी जी। हम स्टार वार्स तक पहुंच जाएंगे। मतलब कि आप बात करें एजीआई की, जी जी, कि मजीद हम एजीआई की तरफ जाएंगे। जी। तो अगर हम एजीआई की तरफ जाएं तो आपको क्या लगता है, दुनिया खतरे में नहीं पड़ सकती? आप देखें कि जब एटम बम आया था ना, तो सब डर गए थे कि अब ना दुनिया गई, लेकिन क्योंकि एटम बम्स डिफरेंट कंट्रीज के पास आ गया, तो वो डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है फिर एक नई जंग पैदा हुई जिसका नाम था कोल्ड वॉर। वो प्रॉक्सी वॉर करने लगे। एआई के साथ पक्का तो कोई नहीं कह सकते, लेकिन एआई के साथ थोड़ा इस तरह ही होगा कि सबके पास इस हद तक एजीआई आ जाएंगी कि वो डायरेक्ट वॉर कर ही नहीं सकते। ठीक है, एआई कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होंगी दुनिया में, वो बहुत डिफ़िकल्ट है उसको एक तरीके से ना अभी समझना, क्योंकि रैपिड चेंज आ रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ अमेरिका अब अपने एलाइज को थोड़ा चेंज कर रहा है। बिल्कुल। तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन एआई इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है। और एआई जो अभी तक हमने देखा है ना, वो 10% पे नहीं है। जो अब एजीआई आएंगी ना, और एक आ रही है इसकी भी एक 10x आ रही है एजीआई की भी। उसको ना आप कह रहे सुपर पावर्ड एजीआई, वो अभी हमें अगर उसकी हम अभी सिर्फ ना थोड़ी सी ग्लिम्प्स भी देखें ना, हमें जादू लगेगा, क्योंकि वो उसको ना, ये अभी मैं 10-20 ईयर्स इन फ्रंट के में वो थोड़ा सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ना क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। वैसे अगर हम देखें कि टेक वर्ल्ड की रेस में कौन जीत सकता है, एजीआई की टेक वर्ल्ड रेस में कौन जीतेगा? मेटा, ओपन एआई, टेस्ला, एनवीडिया या डीप सीक? I think we will have a fragmented race.
ये जो सारे आपने एक्सेप्ट फॉर चाइनीज़, वो ना अमेरिकन है कंपनी से, ठीक है। चाइना, रशिया, अब यूरोप भी वो थोड़ा डरेगा इनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, क्योंकि वो कभी भी बंद कर सकती है। तो होगा ये कि चाइना के पास अपनी सॉल्यूशंस होंगी, यूरोप के पास अपनी सॉल्यूशंस होंगी, अमेरिका के पास अपनी होंगी, और जो कंज्यूमर्स है, पॉलिटिशियंस हमारे हमें कहेंगे नहीं नहीं, अगर आप यूरोप में रह रहे यूरोपियन टेक्नोलॉजी यूज़ करो, चाइनीज़ को बोलोगे चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ करो। क्योंकि जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी ना, तो रशिया को ना कट आउट कर दिया, ठीक है ना, पूरा बैंकिंग सिस्टम से भी कट आउट कर रहे हैं इस तरह ना, तो उनको फिर समझ आती है जीपीएस सिस्टम से भी कट आउट कर सकते हैं। फिर वो कंट्री इस तरह समझने लगती है, अच्छा फिर तो हमें ना अपनी टेक्नोलॉजी बनाने पड़ेंगी। इस तरह पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा। It cannot be fully rely on its existing allies. पाकिस्तान को भी ऐसे सही पता भी नहीं, तो चाइना की तरफ जाए, अमेरिका जाए, कभी उधर जाए। तो पाकिस्तान को भी ना रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हमारी जैसी भी कंपनियां ना, वी आर विलिंग टू डू, जिसे कहते हैं ना प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कोऑपरेशंस, इस तरह में करना पड़ेगा, क्योंकि यू आल्सो नीड प्राइवेट फंडिंग इन दिस काइंड ऑफ वेंचर्स। पाकिस्तान टेक में बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तानीज आगे जी, ऐसा कहते हैं। तो इस चीज़ को हम किस तरह से बेहतर करें और टेक फ्रेंडली एनवायरनमेंट किस तरह से क्रिएट करें यहाँ पे, कि हमें ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी आए और हम मज़ीद इसमें काम करके एक अच्छा चेंज लेकर आएँ। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। और जिस तरह मैंने भी जिक्र किया था, पाकिस्तानी यूथ बहुत आगे है और वो पुश कर रही है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो आज की यूथ है ना, ये कल के पॉलिटिशियंस भी बनेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो नया खून इस तरह आता भी रहता है, और वो चेंज, ये जेन ज़ी भी है, ये ना, ये इनके बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है। तो इस तरीके से एक नेचुरल चेंज भी आएंगी। जो आज की जो जहाँ पाकिस्तान मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में और इस तरह थोड़ा पीछे है, लेकिन वो भी अब समझ आ रही है कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी इन अ मोर रैपिड वे टुगेदर विद द यूथ। लेकिन मसला ये भी है कि द रेगुलेशंस हैज टू फॉलो। इसलिए हमेशा जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में भी यही हुआ है। वो आया था 15 साल पहले, बिल्कुल सेक्टर अभी जाके चेंज हो रहे हैं, अभी जाके अमेरिका उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। सो देयर विल ऑलवेज बी अ लैग बिटवीन द कंज्यूमर एंड द यूथ एंड द पब्लिक एंड वो जो चेंज जो ऊपर से आ रही है, लेकिन वो आ रही है, वरना हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही देखना चाहिए, इसको पॉजिटिविटी कितना देखना चाहिए, लेकिन पुश भी करना चाहिए, हम अपने पॉलिटिशियन से दरख्वास्त करना चाहिए कि अच्छा, चेंज तब आता है जब आप खुद उसमें जंप इन करें, आप खुद उसकी कोशिश करें। जी, क्योंकि चेंज वैसे कुछ आता नहीं है। एज अ ह्यूमन स्पीसीज हमें चेंज पसंद नहीं है। हमें जो कंफर्टेबल सिचुएशन है ना, जिसमें हम चल रहे हैं, हमें वो ही पसंद है। तो चेंज हमेशा मुश्किल से होता है। टेक्नोलॉजी में ये चीज़ है कि चेंज बहुत जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंटल सेक्टर है ना, चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाए ना, वो थोड़ी सी ब्रेकें लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि ये चेंज अच्छे के लिए आए, बेहतरी के लिए आए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ना अरीनास ऐसे होने चाहिए जहाँ जो अच्छे इनिशिएटिव्स है, जो अच्छे वेंचर से, वो ना अपने ना गवर्नमेंट सेक्टर से बात करें, ठीक है ना। ये आ रहा है, तो एक सैंडबॉक्स सिस्टम है पाकिस्तान में जो चल रहा है, और SSCP भी अवेयर है। तो स्टे पॉजिटिव बट कीप पुशिंग। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए। और जो आपने बताया अपने वेंचर के बारे में, कि बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और आगे हम देखते हैं कि इससे पाकिस्तान में भी काफ़ी चेंजेस आएंगी, ज़रूर आएंगी। एक क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से आपको छेड़ना चाहिए, वो है द रीज़न अमेरिका में वेंचर्स इतने कामयाब हो जाते हैं और रिस्क नीचे जाता है, उनके पास रिस्क कैपिटल फंडिंग की ना अरीनास है।
पाकिस्तान में अभी यहाँ पीछे रह गए, मुश्किल है वेंचर कंपनी स्टार्ट करना, ठीक है, और फंडिंग लाना, और जो स्टार्टअप्स है ना शेयर्स को मार्केट में ऑफर करना, ये रेगुलेटिव जो स्पेस है ना ये पाकिस्तान में अभी ना बहुत ही पीछे, क्योंकि इनको करेंसी की इश्यूज है, क्योंकि पैसा का बाहर जाए ना बस वो करेंसी नहीं है। तो यहाँ पे ना इनको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, इस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। टेक वेरा आ जाएगा, लेकिन अगर रिस्क कैपिटल नहीं आए ना, इसलिए पाकिस्तान में ये जो यूथ वेरा टेक कंपनी ना ये रैपिडली एक्सपैंड नहीं करती, और जो AI वेरा है ना ये हमसे ना खुद कभी बनेंगी नहीं, जैसे कोशिश कर रही है लेकिन उस लेवल की नहीं बनेंगी, क्योंकि फंडिंग उस लेवल की नहीं है। फंडिंग फ़ौरन भी आए ना वो थोड़ा पाकिस्तान में फ़ंड करने का डरते, क्योंकि समझ नहीं बाद में पैसे एक्सट्रैक्ट कैसे करें। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है कि यूएस में जितने भी वेंचर्स होते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसका रेशो काफ़ी कम है? जी, आप देख ले अमेरिका में ना जैसे अमेज़ोन है, टेस्ला है, ये वाली कंपनियां ना पाकिस्तान में कभी कामयाबी नहीं होनी थी, इनको शुरू से रिस्क कैपिटल मिला है, और वो रिस्क कैपिटल उनको 10-10, 15-15 सालों तक मिलता गया है अनटिल वो पैसे कमाने लगे, ठीक है, इनका वो ना सरप्लस में गए। तो ये इस तरीके का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में कि रिस्क कैपिटल इजी तरीके से और रेगुलेटेड तरीके से वेंचर्स को मिले, और ये ना दिस इज़ अ टास्क फॉर द गवर्नमेंट कि इस तरीके से कि रेगुलेटिव एनवायरनमेंट बनाए कि वेंचर कैपिटल फर्म इजी तरीके से एस्टैब्लिश होए, शेयर ऑटोमेटेड शेयर बुक्स, क्योंकि आपको ना फॉरेन होल्डिंग्स कंपनीज चाहिए होती है, वो इजी ऑन बोर्ड होए, उसका जो अगर एक एग्जिट हो एक कंपनी की, उसका जो मुनाफा है एक ट्रांसपेरेंट इजी तरीके से वापस इन्वेस्टमेंट कंपनी को जा सके। अगर इस तरीके का माहौल बने ना पाकिस्तान में, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि नेक्स्ट टेस्ला पाकिस्तान से आ सके। इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द एक्सेस टू रिस्क कैपिटल, ये बहुत ज़रूरी है। और इवन यूरोप भी यहाँ अमेरिका से पीछे है। तो सिलिकॉन अमेरिका में हमारे पास सिलिकॉन वैली है, तो वहाँ जो स्टार्टअप्स है ना वो डीप टेक में भी जा सकती है, जिसे डीप टेक कहते हैं, ठीक है, शैलो टेक नहीं, डीप टेक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने ना पाकिस्तान में कंपनी से लॉन्च करने हैं, वी नीड टू हैव एक्सेस इन अ रेगुलेटेड बट ट्रांसपेरेंट एंड इजी वे टू रिस्क कैपिटल। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है। शायद इस वजह से यूएई ने नई सिलिकॉन वैली बनाने का फैसला किया है जी। तो हमें भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम भी यहाँ तक पहुँच सकें। ज़रूर लेने चाहिए, इसलिए अप्लिकस वेंचर अभी हम पाकिस्तान में फोकस कर रहे हैं ना, हमें नज़र आ रहा है कि कहाँ ना बेहतरी लानी चाहिए, और रिस्क कैपिटल इज़ वन ऑफ द एरियाज। दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इस बात की ना कोई 5-10 पहले समझ आ गई थी, बिल्कुल। अब सऊदीज़ भी जाग गए, कतर भी जाग गए, वो रिस्क कैपिटल फंड सेटअप कर रहे हैं, बड़े सेटअप कर रहे हैं, फिर स्टार्टअप्स वहाँ भाग रही है क्योंकि उनको ना रिस्क कैपिटल मिलेगा। एंड दे, क्योंकि जो हम कहते हैं ना 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल भी हो जाती है, कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा भी होता है कि आइडिया बुरा नहीं था, एक्सिक्यूशन भी बुरी नहीं है, लेकिन उनका रनवे ख़त्म हो गया, मतलब पैसे ख़त्म हो गए। अगर इनको 3 साल की और फंडिंग मिलती, ठीक है, क्योंकि वो इस तरीके की टेक बना रहे थे कि थोड़ा टाइम लगता है, तो 3 साल की फंडिंग और मिलती और फंडर्स के पास पेशेंस भी होता, तो वो बहुत बड़ी बन सकती थी, यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं, ठीक है ना, मतलब बिलियन डॉलर कंपनी बन सकती थी डेफिनेटली। लेकिन रिस्क कैपिटल उस हद तक नहीं था, वो डिफिकल्ट था। तो पाकिस्तान इस तरह क्यों नहीं कर सकता जिस तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन वैली है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जो रेगुलेटरी सेटअप है। तो अगर इधर हम जाग जाए ना, तो यूथ है, टेक्नोलॉजी है, टैलेंट है, बहुत चीज़ें हैं पाकिस्तान में, तो ये ना सही तरीके से ब्लॉसम हो सकता है। इसमें हम भी अपना पार्ट प्ले करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर जमील, आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत अच्छी रही ये सारी कॉन्वर्सेशन, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो इससे सीखें लोग, अपने करियर बनाएं इससे, इंशाल्लाह।
थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।